हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? दिखाई सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार कंफर्म करें। दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? गुड मॉर्निंग। नहीं बताना है? नहीं बताना है तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल सरोज हिंदी फिलर फॉर्म के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी है हिंदी फिलर फॉर्म करके। सर्च करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलता है सर्च करके तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है दिसंबर बैच के लिए जो रिवीजन कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 1 की फीस 1999 और पेपर 2 की भी 1999। अगर आपको दोनों साथ लेने हैं तो 2999। ठीक है, इसके लिए आप कोड अप्लाई कर सकते हैं सरोज 10, जिसको अप्लाई करके 10% डिस्काउंट आपको अपनी फीस में मिल जाएगा। नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है फिलर फॉर्म की, जिसको विजिट करके आप इम्पोर्टेंट अपडेट्स पा सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये दिल्ली दरबार दर्पण है, यहाँ पे पूरा रखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसका ये पूरा निबंध यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हमने कल पढ़ लिया था। गुड मॉर्निंग। शिव मूर्ति हमने पढ़ लिया था प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, और कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, उम्मीद है आपने लिख लिए होंगे। शिव शंभू के चिट्ठे हम पढ़ रहे थे। शिव शंभू के चिट्ठे हमने पूरा पढ़ लिया था कल। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। इसमें हमने पढ़ना था वायसराय का कर्तव्य पढ़ लिया था हमने। ये वाला पढ़ना है।
कौन सा पार्ट पढ़ना था इसका हमने? किसी को याद है तो जल्दी से बताओ। बनाम लॉर्ड कर्जन पढ़ लिया था। वायसराय का कर्तव्य पढ़ना है? नहीं पढ़ा। चले स्टार्ट करें। सभी ठीक है? गुड मॉर्निंग। चलिए अब पढ़ते हैं वायसराय का कर्तव्य। माई लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया। इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त तीन गुणों के सिवा चौथा गुण राज शक्ति है। अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई। क्या आ रही हैं? आंखें आ रही हैं मतलब आई फ्लू हो रहा है क्या? पानी के छींटे डालते रहिए आंखों में, ठंडे पानी से आंखों को धोते रहो बार बार। ओके। यह दिन भंगड़ ब्रह्मा शिव शंभु शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राज प्रतिनिधि के सम्मुख पराजय का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए ना सुनिए, यह सुनाकर ही जावेगा। आपने बंबई में कहा कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूं। कथन नोट कर लेंगे। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माई लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं है। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले जाएंगे, हमें कर्म के भोग भोगते भोगते यही समाप्त होना होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। माय लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला नहीं है, पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा। खाली समझने की शेखी में रहे और आशा नहीं कि इन कई महीनों में भी कुछ समझे। इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझे, किंतु इस देश ने आपको खूब समझ लिया और अधिक समझने की जरूरत नहीं रही। यद्यपि आप कहते हैं कि यह कहानी का नहीं कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा के लोग भी बड़े भारी घमंडी। पर कठिनाई इस बात की है कि दोनों का घमंड दो तरह का है। आपको जिन बातों का घमंड है उन पर वहां के लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ के लोगों को जो घमंड है उसे आप समझते नहीं और शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं या समझ बैठते हैं कि बड़ा कर्तव्य किया, वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख सुन चुकी और कल्पना कर चुकी है कि किसी आडंबर का प्रभाव उस पर असर नहीं हो सकता।
किसने कहा आपको मंजू मैम जा रहे हैं? आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं उससे बहुत मजबूत एक लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। आपने भी बंबई के स्पीच में कैनिंग का नाम लिया है। आज 40 साल हो गए, वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपको या लॉर्ड किचनर को कोई दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबरवाद का आदर इस देश की प्रजा नहीं कर सकती। कल क्लास भी नहीं हुई और प्रियंका मैम की क्लास में भी सब यही कह रहे थे। मैम भी कह रहे। अच्छा, मैम ने भी आपको यही बोला? नहीं, अब आपके मैम वापस आ जाएंगे शायद। शायद ऐसा लग रहा है मुझे। यह वह देश है जहां की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले और रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, वरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को अयोध्या लाने का। भारत मित्र 17 सितंबर 1904 में। गई कहाँ है? वैसे कहीं भी नहीं गए हैं। कुछ बात हो गई थी शायद, अभी ठीक है सब। पीछे मत फेंकिए। जुलाई सन 1805 ईस्वी में लॉर्ड कार्निवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं दम नहीं लेने देती थी। किंतु अब कुछ और ही समय है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपकी दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे बिलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहिए सो कीजिए, वो हाजिर है। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो, उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि अपव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई 1000 साल से अधिक की घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला वह जाति और धूल में मिला देने योग्य है? रिपीट हुई है लाइन। आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं जिनको आप सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, विकृतता में,
सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार के किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं, वरन दो एक गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी भी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेजी की पूरी नकल कर सकते हैं। कंठ तालु को अंग्रेजों के सदृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता है। ये वाली पंक्ति नोट कर लेना। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं। कंठ तालु को अंग्रेजों के सदृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता है। ठीक है। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, दो बातों में वह अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेज की भांति गोरा नहीं कर सकते, और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है। मट्टी मट्टी में मिल जाती है और यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यही रह जाती है। विक्रम, अशोक, अकबर के यहाँ भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबा नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊंटों और हाथियों पर लाद कर ले जा नहीं सके। आगे भी यह किसी के साथ ना जावेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों ना करे। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अब यह विचारना आप ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिरने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की चारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु उसके उठाने और संभालने में जो लाभ है उसकी तुलना नहीं हो सकती। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटाना या आगे बढ़ाना? ये भारत मित्र 17 दिसंबर 1904 में छपे थे, भारत मित्र पत्रिका में। ठीक है। आशा का अंत। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है। रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक कलेशित पुरुष को एक दिन अपने कलेश से मुक्त होने की आशा होती है। चाहे उसे इस जीवन में कलेश से मुक्ति ना मिले, पर आशा के सहारे इतना होता है कि धीरे धीरे अपने कलेशों को झेलता हुआ एक दिन इस कलेशमय जीवन से तो मुक्त हो जाता है। लेकिन जब उसकी आशा ही भंग हो जाए, उसके समय कष्ट का क्या ठिकाना। किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता के रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। माय लॉर्ड, देश की चीजों में अजब तासीर है। एक यहाँ की जलवायु से उत्पन्न होता है, वह पहले विचार बुद्धि खोता है, पीछे दया और सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर जिधर तिचर घसीटे फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में यही जमा देता है कि जहां का खाना वहां की खूब निंदा करना और अपनी शेखी मारते जाना। हम लोग उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं है, पर हमारी हड्डियां उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है।
हम लोग खूब जानते थे कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी बार भारत में आ गए तो एकदम नमक की खानी में जाकर नमक हो जाएंगे। इसी से चाहते थे कि दोबारा आप ना आए, पर हमारी पेश ना गई। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल अपने काउंसिल और कन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। जो सत्य प्रियता इस देश को सृष्टि के आदि से मिली है, जिस देश का ईश्वर सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्मा है, वहां के लोगों को सभा में बुला के ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। विधारिये, तो यह कैसे अधोपतन की बात है। भारत आपके कथानुसार मिथ्यावादी और धूर्त देश हो, तो भी क्या कोई इस प्रकार कहता है? गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है? किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो भाई? क्या हो गया है? हाँ, कोई नाराज नहीं हूं मैं किसी से। पढ़ लो थोड़ा। ओके, पढ़ेंगे तो काम आएगा आपके। ध्यान से सुनेंगे निबंध तो एग्जाम में लिख पाएंगे सही जवाब। नहीं हूं नाराज, क्यों नाराज होंगी मैं? मतलब आपको लग रहा है मैं गुस्सा हूं? कॉफी पी रही हूँ ब्लैक। चाय नहीं है, बट ठंडी हो गई आप। गुस्से वाली शक्ल लग रही है क्या मेरी? थोड़ा टाइम बचा है। और मतलब अब तक क्या कर रहे थे तुम क्लास में? टाइम थोड़ा बचा है, सिलेबस ज्यादा है कंप्लीट करने के लिए, 2 क्लास से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अच्छा। तो क्लास में ये सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना? हम्म। तो सभी अब पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि निबंध जो है थोड़े टफ होते हैं, आपको पता है। और इसके बीच में से कोई कथन पूछ लिया जाएगा तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। ओके। कोर्स खत्म होने वाला है तो मतलब क्या 5,000 में अभी बुक्स खरीदोगे? नोट्स खरीदोगे? 2 साल का कोर्स लिया था क्या? 1 साल का? 1 साल का लिया था ना? और उसको वैसे ही बर्बाद कर दिया, पढ़ाई की नहीं, क्लास में आना नहीं है। आज ले लूं 2 क्लास। हाँ, देखते हैं कब तक चलता है। नहीं, 2 क्लास तो मैं लूंगी ही वैसे भी, पर 2 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। न्यू रूल। न्यू न्यू रूल। आज संडे है, संडे को तो मैं वैसे ही बहुत बिजी होती हूँ। पढ़ाई की थी, अब नोट्स खरीदने का इरादा है। ऐसी बातें क्यों करते हैं भाई? क्या कर लोगे आप नोट्स खरीद के? जब 1 साल में आप पढ़ाई नहीं कर पाए क्लासेस के होते हुए भी। मैंने भी 5 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने भी छोड़ी है। उसके बाद फिर से शुरू की, तो उसके बाद नेट जेआरएफ किया है। किताबें लेनी है? कौन सी वाली किताबें? अच्छा, ठीक है। ओके। तुम सीरियस भी नहीं रहने देते मुझे ना। माय माय लॉर्ड, जब आपने
शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई है, तो दो एक बातें पूछ लेने में शायद कुछ गुस्ताखी ना होगी। विजेता और विजेता में बड़ा अंतर है। जो भारतवर्ष हजार वर्ष से विदेशी विजेताओं के पांवों में लौट रहा है, क्या उसकी प्रजा की सत्यप्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों के सत्यप्रियता का मुकाबला कर सकती है? यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता और यहाँ के लोग ही यहाँ के राजा होते, तब यदि देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते, तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती। स्मरण करिए उन दिनों की जब अंग्रेजों के देश पर विदेशियों का अधिकार था। उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी? अच्छा, अच्छा वो बुक्स कह रहे हो आप? ओके। 5,000 में आ जाएंगे आराम से, इतनी भी महंगी नहीं है। एक एक बुक है बस, वो 950 की है, मीन्स 1,000 रुपए की समझ लो। और बाकी तो ज्यादा महंगी नहीं है। एक नगेंद्र वाली बुक है, वो 400-500 की, उसको रख लो। बाकी 200-300 में आ जाएंगी। अच्छा जी। हम्म। ओके, आप नेट की बुक के लिए कह रहे हो, मुझे लगा आप बस बाकी 200-300 की हैं, आराम से आ जाएंगी। दो दो 2-3 हजार में आ जाएंगी, कोई 5,000 नहीं लगेगा। यह वह देश है कि हजार साल पराई पांव के नीचे रहकर भी एकदम सभ्यता से च्युत नहीं हुआ है। यदि आपका यूरोप या इंग्लैंड 10 साल भी पराधीन हो जाते, तो आपको मालूम पड़े कि श्रीमान के स्वदेशी कैसे सत्यवादी और नीतिपरायण है। जो देश कर्मवादी है, वह क्या कभी असत्यवादी हो सकता है? आपके स्वदेशी है, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसी रुचि हो वैसे पदार्थ भोग सकते हैं। नाटक उपन्यास कहाँ मिलते हैं? वो अलग अलग खरीदनी पड़ती है उसकी बुक्स। इतना लेकर के क्या करोगे? उसके लिए बुक्स नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ कुछ एक उपन्यास खरीद लो जो आपको पसंद है, ज्यादा है। और बाकी तो पीडीएफ मिल जाती है, या तो उसको प्रिंट आउट निकाल लो पीडीएफ को। इतना खरीदने की जरूरत नहीं है फिर, बहुत सारा है और कितना खरीदोगे? नाटक उपन्यास तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। कहानी और निबंध की बुक मिल सकती है, वो मेरे पास भी है। और हाँ, शुक्र है होश भी आया तुम्हें। बहुत पढ़ाई करनी है। कुछ लोग सीरियस अच्छे नहीं लगते हैं मैम, और आप तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी। मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। चलो, देर आए दुरुस्त आए। वैसे मैं सीरियस थी, तुम लोग सीरियस रहने नहीं देते मुझे ना। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इसी देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उनको दो हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर कर खाने को नहीं, मैले चिथड़े पहनकर उम्र बिता देते हैं, और एक दिन कहीं पढ़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। माय लॉर्ड, वह कर्मवादी है। वह यही समझते हैं कि किसी का कुछ दोष नहीं है, सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहते हैं? कभी इस देश में आकर आपने गरीबों की ओर ध्यान दिया है? ऐसी कोई बुक नहीं है मेघा, अभी तक तो मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं आई है। अच्छा, मेरे अच्छे शेर बच्चे, ओके। हम्म, शेर बच्चों को पढ़ना भी पड़ता है ना, पढ़ते नहीं हो फिर काहे की बहादुरी। ऐसी कोई बुक नहीं है, बुक्स आपको अलग अलग ही खरीदनी पड़ती है ना, तो अलग अलग खरीद के ही हो सकता है कुछ। और क्या पता आप इतनी सारी बुक्स खरीदो फिर सिलेबस ही चेंज हो जाए। थोड़ा सा मतलब केयरफुली, है ना। अभी 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, और कभी भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और बाकी तो आप खरीद लो। हम्म, हिंदी साहित्य तो सारा ही आना चाहिए आपको। कल से शुरू कर दिया, गुड। तो
बुक्स अलग अलग खरीद खरीद करके, मतलब गद्दे के लिए अलग, पद्दे के लिए अलग, ऐसे आपको खरीदनी पड़ेंगी, है ना। तो बुक्स के नाम बताए हुए हैं सारे आपको मैंने। हाँ, ये अच्छी बात है, अगर आप अपने निर्णय में अगर पक्के पक्के हैं, है ना। अच्छी बात है। अब भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई गाइड ही, हाँ गाइड मिल पाएगी। गाइड्स तो बथेरी, मतलब बहुत मिलती है मार्केट में। गाइड्स बहुत मिल जाती हैं। उसके लिए दृष्टि वाली गाइड बहुत अच्छी है। तो अगर गाइड खरीदनी है तो गाइड में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में होगा ना, पूरा वो लॉन्ग नहीं होगा। ठीक है। मेघा क्लास है, क्लास है यूट्यूब पर, मैंने बुक्स की अलग से क्लास ली हुई है। कोई बताओ कब की है वो क्लास, अंकिता को पता होगा। एक 3 जुलाई से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था ना। 1 अगस्त की क्लास है वो शायद। यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, 1 अगस्त की लाइव क्लास है। ठीक है। लाइव क्लास में जाना आपको फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पर। अरे क्यों, मतलब यहाँ पे चले जाना ना। बुक्स के लिए अलग से क्लास ली है, अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी बुक, इतने सारे बुक्स के नाम। अ, अंकिता को, अंकिता तो नहीं पूछ रही, मेघा पूछ रही है। 1 अगस्त की क्लास, लाइव क्लास में जाना है आपको। और अगर पिछले बैच में भी मैंने क्लास ली है, 1 अप्रैल की क्लास है शायद पिछले बैच में, वो भी बुक्स पर है। और सेम बुक्स मैंने उसमें भी बताई हुई हैं। अगर वो आपको सारी बुक्स आप खरीद लोगे और पढ़ाई करोगे अच्छे से तो हो जाएगा, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो बुक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। हाँ, चाहे नाम सेंड कर देना या फिर क्लास ही देख लेना, जैसे आपको सही लगता है ना। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। कभी यहाँ की दीन भूखी प्रजा की दशा का विचार ना किया, कभी 10 मीठे शब्द सुनाकर यहाँ के लोगों को उत्साहित नहीं किया, फिर विचारिए तो गलतियां यहाँ के लोगों को आपने किस कृपा में बदले में दी थी। पराधीनता तो सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है, पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जी से वह दुख भुला दिया था। इस देश के लोग सदा उनको माता तुल्य समझते रहे। अब उनके पुत्र महाराज एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों को वैसी ही भक्ति है, किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर इस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने हैं। यह इस देश की बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम्म, क्या हुआ अंकिता को अब? अंकिता के पास जो है वही नहीं पढ़ पा रही है। अच्छा, आप अपने लिए बोल रहे हो या दूसरी अंकिता के लिए? माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती। फिर भी आप इस देश के शासक हैं, और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए हैं। किसने बोला था वोट देने को भाई? भारत मित्र, 25 फरवरी 1905। ठीक है। अंकिता, कल आप सारे डेट्स बता रहे थे, यहाँ पे सबके आगे डेट्स लिखी हुई है ना। एक दुराशा, होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार, और खेलने वाले उनकी प्रजा, ग्वाल बाल। अपने लिए। दूसरी तो पढ़ रही है। क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या इसी भारत में राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे, किंतु शिव शंभु शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां भरे, रंग की पिचकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो कहां जाए? राजा दूर 7 समुद्र पार है, राजा का केवल नाम सुना है।
ना राजा को शिव शंभू ने देखा है, ना राजा ने शिव शंभू को देखा। और राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है, कृष्ण द्वारका में है। पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? ओफ, यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है? यदि वसंत में वर्षा की झड़ी लगी तो गाने वाले को क्या मलार गाना चाहिए? गुड मॉर्निंग आरती, इतना ज्यादा लेट? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, प्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदनी नहीं। माय लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। माय लॉर्ड नगर में है, पर शिव शंभू उसके द्वार तक नहीं पहुंच सकता। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माय लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते, तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सुअरों की भांति उनके शरीरों पर मैले कुचैले फटे चिथड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं। सारांश यह कि हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट से छुड़ाती है। बमुला जिमाने सुल्तान के रसानत इदुआरा की बेशुक्री बादशाही जे नजर मरा गदारा। भारत मित्र 18 मार्च 1905। समझ तो आ रहा है ना आपको ये निबंध? इसमें कुछ वैसे समझाने जैसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये लॉर्ड कर्जन के नाम चिट्ठी लिखी गई है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि क्या क्या शिव शंभू शर्मा ने, शिव शंभू नाम से बालमुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखा था। मतलब नींद ने पीछे छोड़ा नहीं है अब। अंकिता, मुझे ये बताओ, आपके घर पे वाईफाई लगा है? विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। समझ आ रहा है आपको निबंध? कोई बताओ मुझे। अब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आपका ही था, ना इस देश के निवासियों का। नहीं, ओके। बिछड़ने का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ने देकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न ना थे। वह यही चाहते थे कि आप फिर ना आए, पर आप आए, इससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वह दिन रात यही मनाते थे कि जल्द यहाँ से चले जाएं, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। ओके। इसी से जाना बिछड़न सबसे बड़ा करुणोत्पादक है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। बैर भाव छोड़कर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखी है। एक बार शिव शंभू के दो गाय थी। उसने एक उनमें से एक अधिक बलवती थी, जो कभी कभी सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहितों को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं को बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां के मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है? माय लॉर्ड, इस बार बंबई में उतरकर आपने जो जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए हैं। आपने कहा था कि भारतवर्ष बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा, वह कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई।
आपको स्वयं इस बात बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को ना जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। इस देश के हाकिम आपकी लात पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके इशारे में प्रलय होती थी। इस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है। गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात निश्चय मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी का कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम भी ऐसा नहीं है जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। क्या आपने कोई एक मौका दिया जिसमें कोई प्रजा को अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए आपके निकट भी आ सका हो, उनकी बात सुनी हो? 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ा कर बंग विच्छेद ना करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान दिया हो? इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है ना? बंग विच्छेद, बंगाल का विभाजन नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या आपकी जिद से प्रजा की जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद ना देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ना चाहती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद से इस देश की प्रजा को पीड़ा ना दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। दुख को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ ना समझी और ना यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ना ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। क्या आप चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, शक्ति भी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में ना थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? भारत मित्र, 2 सितंबर 1905। तो बता रहे हैं कि अब आप माफी मांग सकते हो, क्योंकि अब आपका शासन खत्म हो चुका है। आप कह सकते हो प्रजा को कि मैं कुछ नहीं कर पाया आपके लिए, बट आशीर्वाद देता हूं। पर आप में इतनी दीनता, इतनी उदारता, इतनी नम्रता नहीं है ना? तो आगे है बंग विच्छेद। और क्या बता रहे हैं, गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद था। बंगाल का पार्टीशन हो गया था, है ना? 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो गया, पूर्व बंगाल और असम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। आपकी शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। मुर्शिदाबाद जो आज एक लूटा हुआ सा शहर दिखाई देता है, कुछ दिन पहले इसी बंग देश की राजधानी था और इसकी चहल पहल का कुछ ठिकाना ना था। जहां घसियारे घास खोदा करते थे, वहां आज कलकत्ता जैसा महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एक आध नगर ही निकल सकता है। माय लॉर्ड की बंग विच्छेद से ढाका, शिलांग और
चटगांव में से हर एक राजधानी का सेहरा बंधवाने के लिए सिर आगे बढ़ाता है। 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का शासक कह गया है। सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझ कर चले गए, परंतु वह किसी के भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग इसके अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, पर पश्चाताप करना चाहिए। उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, यह पृथ्वी मेह का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़ कर इस छोटे से ढेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमाकर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने लगते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि जो इस यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया था। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ का शासन भार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और ना त्यागने का लोभ संवरण ना कर सका। दृढ़ता सब विवादों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। सुन लिया आपने? दृढ़ता सब विपदों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम बना देती है ना? तो अगर आपका दृढ़ फैसला है अगर आपका, तो आप सारी विपदाओं को जीत सकते हैं और सारी कठिनाइयों में आसानी पा सकते हैं। बहुत काल के पश्चात भारत की संतान को होश हुआ कि भारत की मिट्टी वंदना के योग्य है। इसी से एक स्वर कहकर चिल्ला उठे, बंगाल के टुकड़े नहीं हुए वरंच भारत के अन्याय टुकड़े भी बंग देश से आकर सिमटे जाते हैं। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेल को माय लॉर्ड विच्छिन्न किए जाते हैं। वह इस देश के राजा प्रजा का मेल है। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र और शासन काल ने इस देश की प्रजा के जी में यह बात जमा दी थी कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर और उसका मन रखकर शासन करना जानते हैं। वह रंग के नहीं, योग्यता के पक्षपाती हैं। केनिन और रिपन आदि उदार हृदय शासकों ने अपने सुशासन से इस भाव की पुष्टि की थी। इस समय के महाप्रभु ने यह दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणा पत्र समय की चाल मात्र था। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते। विशेषकर दुर्बल भारतवासियों की चिल्लाहट का उनके जी में कुछ भी यनज नहीं है। इससे 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेज सरकार ने कुछ न सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले। उसी माय लॉर्ड के हाथ से टुकड़े कराए कहने से केवल एक मिलिट्री मेंबर भी रखना मंजूर नहीं किया और उसके लिए माय लॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जी में यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्ति भाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा और उनके आगे रोना गाना वृथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। बंग विच्छेद से हमारे महाप्रभु समस्त राजा प्रजा में यही भाव उत्पन्न करा चले हैं। ये भी भारत मित्र 21 अक्टूबर 1905 में छपे थे। ठीक है, आगे बाल मुकुंद गुप्त ने एक चिट्ठी लॉर्ड मंटो के नाम तथा एक भारत सचिव मिस्टर माली के नाम लिखे। 2 खत शाइस्ता खां के नाम से फुलर साहब को लिखा तथा अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के नाम सर सैयद अहमद के नाम से लिखा तथा एक अंतिम चिट्ठा पंजाबी पाठ के मालिक यशवंत राय तथा संपादक मिस्टर अथावले को लिखा। अब देखते हैं कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक है। इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकाशन वर्ष है इसका सर्वप्रथम 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है ये, और पुनः यानी कि दोबारा फिर से प्रकाशन हुआ 1939 में चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में ये संकलित हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अन्य निबंध देखते हैं रामचंद्र शुक्ल की निबंध चिंतामणि भाग 4 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 मतलब 4 भाग है इसके। ठीक है, चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। जो चिंतामणि भाग 1 है ना, वो निबंध संग्रह है।
तो सबसे पहले वो विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में। फिर है चिंतामणि भाग एक का समय 1939 है। ठीक है। और चिंतामणि भाग दो का 45 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका संपादन किया था। चिंतामणि भाग तीन 83 में नामवर सिंह ने संपादन किया था। और चिंतामणि भाग चार 2004 में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने इसको संपादित किया था। किस चीज का टाइम हो रहा है? किस चीज का टाइम हो रहा है? कहीं जाना है आपको? इवनिंग में तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, मुझे भी अभी जाना है कहीं। ठीक है। हो गया। थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग एक की भूमिका में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। तो ये कोटेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि भाग एक की भूमिका में इन्होंने लिखा है, और इंपॉर्टेंट कोटेशन आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है। बता रहे हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध साहित्य है, जो सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यदि मतलब क्या कहते हैं, यदि गद्य कवियों की कसौटी, कवियों या लेखकों की कसौटी, तो निबंध गद्य की कसौटी। ये मैंने कल भी आपको करवाया था ना। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, ये शुक्ल ने कहा है। ये मैंने आपको कल करवा दिया था। भाषा की शैली के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना गया है। कविता क्या है? निबंध में निम्नलिखित उपशीर्षक हैं: सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को व्यवस्थित एवं मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना माना है, जिसमें शैली की विशिष्टता और लेखक के निजी चिंतन और अनुभव की विशेषता के कारण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा भी रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यदि गद्य, ठीक है ये हो गया। और आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों को दो श्रेणियों में बांटा है। मतलब उनके निबंधों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मनोविकार संबंधी निबंध और आलोचनात्मक निबंध। चिंतामणि भाग एक के निवेदन में शुक्ल जी कहते हैं, जो मतलब बुक के पहले निवेदन लिखा होता है उसकी बात कर रहे हैं। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, ये बता दिया ना, भूमिका में लिखा है ये। ओके। चिंतामणि के चारों भागों के संपादक, अच्छा ओके, दोबारा यहाँ पर दिया हुआ। चिंतामणि भाग एक में 17 निबंध है, पीछे ये नहीं था कि कितने निबंध है। और इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं ही हैं 1939 में। चिंतामणि भाग दो में 3 निबंध है, संपादक इसके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945। चिंतामणि भाग तीन, इसमें 21 निबंध है, संपादक इसके नामवर सिंह है 1983 में। और चिंतामणि भाग चार में 47 निबंध है, संपादक है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह 2002 ईस्वी। ओके, अब है चिंतामणि भाग एक में संकलित निबंध। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, है ना। श्रद्धा और भक्ति बहुत पूछा जाता है कि किसका निबंध है और कहाँ पर संकलित है। तो ये शुक्ल का है और चिंतामणि भाग एक में संकलित है। ठीक है। करुणा, मतलब ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से भाग में कौन 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 से निबंध संकलित हैं। ठीक है। लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध और कविता क्या है। अगर आपको, क्योंकि कविता क्या है आपके सिलेबस में है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में है, तो चिंतामणि भाग एक में। ओके।
मानस की धर्म भूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था बहुत पूछा जाता है, साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, चिंतामणि भाग 2 में संकलित निबंध, काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, शुक्ल का सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। विशेष तथ्य देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1, सर्वप्रथम विचार विधि के नाम से पीछे देख लिया है। कविता क्या है? निबंध सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखना। इनका सबसे पहला निबंध साहित्य शीर्षक से 1904 में सरस्वती में ही प्रकाशित हुआ था। इनको निबंध सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। चिंतामणि रचना के लिए इनको देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। कविता क्या है ना, आगे रखा हुआ है, ठीक है। और वो आगे पीछे हो गया, उसके लिए सॉरी। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी को यहाँ पर रखा है। आगे देख लेती हूँ क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? चिंतामणि आगे, इसके आगे आएगा लास्ट में, सॉरी। कविता क्या है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका पूर्ण नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म इनका 19 अगस्त 1907। 1907 में है इनका जन्म, ठीक है। सॉरी, महादेवी वर्मा का 1907 है। और बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का 1907 है। जन्मभूमि इनका बलिया, जिला उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई है इनकी 19 मई 79। कर्म भूमि इनकी वाराणसी। अवधि काल आधुनिक काल, मतलब आधुनिक काल के माने जाते हैं ये। कर्म क्षेत्र निबंधकार, उपन्यासकार, अध्यापक, संपादक, मतलब निबंधकार के रूप में इनको ज्यादातर जाना जाता है। उपन्यासकार और अध्यापक और संपादक भी रहे हैं। पुरस्कार इनको पद्म भूषण मिला है। रचनाएं इनकी सूर साहित्य, बाण भट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का अधिकार, पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं इनको, इनकी रचनाएं और भी आएंगी अभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 और मृत्यु 79। हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता भी हैं। अच्छा जी, होशियार लड़की। द्विवेदी जी को उनकी प्रतिभा और विशेष कर्तव्य के कारण साहित्य के इन सभी क्षेत्रों में विशेष प्रसिद्धि मिली है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व गरिमामय, चित्तवृत्ति उदार और दृष्टिकोण व्यापक है। द्विवेदी जी की प्रत्येक रचना पर उनके इस व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। परिचय, कुछ भी बोलते हो भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, हो गया ये। अ, पिता को देखते हैं। उनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी जी, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के पितामह ने कई वर्षों तक काशी में रहकर ज्योतिष का गंभीर अध्ययन किया था। द्विवेदी जी की माता भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। द्विवेदी का अर्थ क्या होता है वैसे? इस तरह द्विवेदी जी को संस्कृत के अध्ययन का संस्कार विरासत में ही मिल गया था। द्विवेदी, द्विवेदी का मतलब होता है दो वेदों को जानने वाला। और चतुर्वेदी, चार वेदों का ज्ञाता, है ना। वर्तमान समय में नाखून का बढ़ना, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका थोड़ा सा सार यहाँ पे दिया है। वैसे आगे और भी होगा, शायद अलग अलग रखा है, अलग अलग जगह से। नाखून क्यों बढ़ते हैं आपके सिलेबस में है ना। वर्तमान समय में नाखून का बढ़ना एवं मनुष्य द्वारा उनको काटना नियमित ढंग से गतिमान है। नाखून की इस प्रकार उपेक्षा से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। प्राचीन युग में जब मानव में ज्ञान का अभाव था, अस्त्रों शस्त्रों से उसका परिचय नहीं था, तब इन्हीं नाखूनों को उसने अपनी रक्षा हेतु सबल अस्त्र समझा। किंतु समय के साथ उसकी मानसिक शक्ति में विकास होता गया। उसने अपनी रक्षा हेतु अनेक विस्फोटक एवं विध्वंसकारी अस्त्रों का आविष्कार कर लिया और अब नाखूनों की उसे आवश्यकता नहीं रही। किंतु प्रकृति प्रदत्त यह अस्त्र आज भी अपने कर्तव्य को भूल नहीं सका है। उसने द्विवेदी पे रिसर्च की है, मेरे पे तो नहीं कर ली कहीं। मनुष्य की नाखून के प्रति उपेक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि अब वह पाश्विकता
का त्याग है, वो मानवता का अनुसरण करने की ओर उन्मुख है, किंतु आधुनिक मानव के क्रूर कर्मों तथा हिरोशिमा का हत्याकांड से उपयुक्त कथन संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह पाशविकता की मानवता को चुनौती है। हंसी तो आएगी, कहती क्या है ये लड़की, कुछ भी। वात्स्यायन के काम सूत्र से ऐसा मालूम होता है कि नाखून को वि- विभिन्न ढंग से काटने एवं संवारने का भी एक युग था। प्राणी विज्ञानियों के अनुसार नाखून के बढ़ने में सहज वृत्तियों का प्रभाव है। हाँ, बस तुम ही नहीं पढ़ रहे हो बेटा, बाकी तो सब पढ़ रहे हैं, है ना। नाखून का बढ़ना इस बात का प्रतीक है। अंकिता ऐसे पढ़ रही है, बाकी तो सब अच्छे बच्चे हैं, है ना। नाखून, बस करो अब, पढ़ लेते हैं ना। बहुत हंसा रहे हो तुम मुझे। नाखून का बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि शरीर में अब भी पाश्विक गुण वर्तमान है। अस्त्र शस्त्र में वृद्धि भी उसी भावना की परिचायिका है। मानव आज सभ्यता के शिखर पर अधिष्ठित होने के लिए कृत संकल्प है। विकास उन्मुख है, किंतु मानवता की ओर नहीं, अपितु पशुता की ओर। अंकिता ही तो अच्छी बच्ची है, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, तुम पॉइंट पकड़ते हो ना, होशियार। विकास उन्मुख है, किंतु मानवता की ओर नहीं, अपितु पशुता की ओर। इसका भविष्य उज्जवल है, किंतु अतीत का मोहपाश सशक्त है। स्व का बंधन तोड़ देना आसान प्रतीत नहीं होता। कालिदास की विचारानुसार मानव को अवाचीन अथवा प्राचीन से अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए तथा बुराइयों का बहिष्कार करना चाहिए। मूर्ख इस कार्य में अपने को असमर्थ पाकर दूसरों के निर्देशन पर आश्रित होकर भटकते रहते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि विभिन्न जातियों के आगमन से संघर्ष होता रहा, किंतु उनकी धार्मिक प्रवृत्ति में अत्याचार, बर्बरता और क्रूरता को कहीं आश्रय नहीं मिला। उनमें तप, त्याग, संयम और संवेदना की भावना का ही बाहुल्य था। इसलिए कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः पशुता पर विजय प्राप्त करना ही मानव का विशिष्ट धर्म है। बाह्य उपकरणों की वृद्धि पशुता की वृद्धि है। महात्मा गांधी की हत्या इसका ज्वलंत प्रमाण है। इससे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। जिस प्रकार नाखून का बढ़ना पशुता का तथा उनका काटना मनुष्यत्व का प्रतीक है, उसी प्रकार अस्त्र शस्त्र की वृद्धि एवं उनके रोग में पारस्परिक संबंध है। इससे सफलता का वर्ण किया जा सकता है, किंतु चरितार्थकता की छाया भी स्पर्श नहीं कर की जा सकती। अतः आज मानव का पुनीत कर्तव्य है कि वह हृदय परिवर्तन का मानवीय गुणों को प्रचार प्रसार के साथ जीवन में धारण करे, क्योंकि मानवता का कल्याण इसी से सत्य एवं अहिंसा का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उसे बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। एक दिन लेखक की पुत्री ने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बालिका के इस प्रश्न से लेखक हतप्रभ हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज के लाखों वर्ष पूर्व जंगली जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। इसके लिए मनुष्य ने अपने नाखूनों को हथियार स्वरूप प्रयोग करने के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए नाखून ही उसके अस्त्र थे। अस्त्र मतलब अस्त्र नहीं, अस्त्र थे। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करने लगा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा तो ठीक था ना।
अरे भाई, मतलब फीमेल से तुलना कर दी तो अलग बात थी। चलो हंसाओ मत मुझे, बहुत हुआ। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करने लगा। उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून ना काटने पर अपने बच्चों को डांटता है, किंतु प्रकृति उसे फिर भी नाखून बढ़ाने को विवश करती है। बैटरी देखो पहले, मैं कितनी कल की तरह खत्म ना हो जाए। 21%। हंसाओ मत यार, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही हंसी अब। मेरी शक्ल दिखती है? कहाँ कहाँ दिखती है आपकी शक्ल, अंशिका? टेलीग्राम पे दिखती होगी ना? टेलीग्राम पे सबकी शक्लें दिख जाती है ना? मनुष्य को अब इसने कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता। लेखक सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष हैं तथा अस्त्र शस्त्र पशुता की निशानी है। कौन सी हंसने वाली बात? हंसने वाली बात तो हमारे यहाँ होती है। अच्छा जी, आप भी प्रचार कर रहे हैं अपने एरिया का। इसी प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। जैसे इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता अथवा स्वराज ग्रहण किया है। हाँ, खुद हंस के बोल रहे हैं। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, परंतु मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। 2021, 21-22 मुझे याद भी नहीं है, भूल गई मैं अब। अरे मैं नहा के आई थी ना अभी, तो बाल गिल्ले हैं इसलिए मैं आगे पीछे करती जा रही हूँ, और वो बंद भी नहीं रहे हैं ढंग से। 22 क्या, मुझे नहीं याद कि कब। अभी फिर से करने वाली हूँ जेआरएफ। अभी फिर से भरूंगी फॉर्म। सबने फॉर्म भर दिया वैसे? 2011 में एग्जाम नहीं हुआ मतलब? 1 मिनट में चार्जिंग पे लगा के आती हूँ ना।
20 को भरूंगा। अभी नहीं भरा, हमें तो भूल भी गई थी ये पूछना आपको, फॉर्म भरा कि नहीं। तो इस बार मैं भी आपके साथ फॉर्म भरूंगी। भर लेना टाइम से, 20 तक है ना लास्ट डेट? कब तक है लास्ट डेट में? डेट 20 या 22? 2021 में एग्जाम नहीं हुआ। लॉकडाउन के टाइम में एग्जाम जब हुआ था तब मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, पता नहीं कब हुआ था लॉकडाउन, भूल गई मैं। क्यों नहीं? सारे सुंदर होते हैं भाई, कौन है ऐसा जो नहीं सुंदर है? परमेश्वर का बनाया हुआ कौन व्यक्ति जो सुंदर नहीं होता है? हम्म। 30 तक है लास्ट डेट। ओके, मैं अपने एग्जाम के बाद भरूंगी अभी। हमें से एक रह जाएगा, ऐसा क्यों? हम लोगों का कंपटीशन खत्म? नहीं, मुझे आप लोगों के लिए देना है, अपने लिए नहीं। इसकी जगह आप ले लेंगी? नहीं नहीं, आपको अपनी सीट मतलब आप अपनी सीट कंफर्म करो ना। आप मुझसे ज्यादा पढ़ो। मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ। और क्लास होगी? हाँ, अभी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं पूरा। थोड़ा सा ही है ये। 20 तक भर देना फॉर्म, ओके। जीआरएफ लेके आएंगे, हाँ। एक्चुअली मतलब टीचर को अप टू डेट रहना चाहिए, इसलिए भर रही हूँ ताकि आपको सिखा सकूं। हाँ, आप लोगों को सिखा सको इसलिए। कितना झूठ, कितना झूठ! अपनी तरह समझ रखा है क्या? शिमला का डाल देना, सेंटर का मुझे नहीं पता, सेंटर तो एनटी वाले देते हैं ना। अब मैं भी झूठ बोलने लगी, किस बात के लिए भाई? आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगी अपना, सर्टिफिकेट की बात कर रही हो ना? दिखा दूंगी, मुझे नहीं, सच में नहीं मुझे याद मैंने कब किया जेआरएफ। जेआरएफ की बात कर रहे हो ना? लॉकडाउन के बाद एग्जाम हुआ था ना? हाँ, फॉर्म फिल करूंगी। लॉकडाउन के बाद एग्जाम हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बताओ। पता ही नहीं है आपको खुद? लॉकडाउन में मुझे याद है मैंने बिल्कुल कम पढ़ाई की थी और एकदम से एग्जाम डेट अनाउंस हो गई थी और पागलों की तरह मैं हम्म टेंशन हो गई थी मुझे बहुत ज्यादा, अंकिता की तरह। किस बात में मैंने झूठ बोला है, पहले मुझे ये बताओ। 2022 में हुआ था। देखो, लॉकडाउन कब खत्म हुआ था उसके बाद एग्जाम हुआ है। ठीक है। तब मतलब एक्चुअली कोरोना खत्म नहीं हुआ था। और मुझे याद है कि सेंटर में हमें मास्क दिए गए थे स्पेशली, और सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ। तो शायद अब देने लगे हैं उसके बाद से। ओके, डेट देख के बता दूंगी, सर्टिफिकेट बस पढ़ लें अब। जेआरएफ किया है मैंने। ठीक है, इस बात का मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है आपको। जून में एग्जाम हुआ था, मैंने जून में नहीं दिया एग्जाम, मेरे को लगता है मार्च में एग्जाम हुआ है। हम्म। पुराने मोह के बंधन में रहना भी सब समय जरूरी नहीं होता, इसलिए हमें भी नएपन को अपनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हम अपना सर्वस्व ना खो दें। क्योंकि कालिदास ने कहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, अतएव दोनों को जांच कर जो हितकर हो उसे स्वीकार करना चाहिए। किस बात के लिए बोला था, बता दो अभी। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में एक? आहार, निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता है। बस तुम्हारी एक ही शिकायत रहती है, मैं आपको गलती लगता हूँ हमेशा।
कुछ भी। फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। मनुष्य में संयम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या तथा एक दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव है, जो पशु में नहीं है। मनुष्य लड़ाई झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता। वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझता है। फॉर्म भरने के लिए बोला, मैं सच में फॉर्म भरने वाली हूँ भाई। सच में भरने वाली हूँ फॉर्म में। ओके। वो मैं इसलिए भरने वाली हूँ कि ताकि मैं अप टू डेट रहूं, एग्जाम से टच रहूं, ताकि अगर मैं अप टू डेट रहूंगी तभी आप लोगों को सिखा पाऊंगी ना ढंग से। इसलिए फॉर्म भर रही हूँ, अपने लिए नहीं भर रही। ठीक है। लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तु की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देता है, क्योंकि बूढ़े आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। और वैसे भी जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल की होती है, ठीक है। और मुझे 1 साल एक्स्ट्रा मिला है लॉकडाउन की वजह से। एमपी से। अच्छा, मुझसे मत करो बात। क्या जरूरत है मुझसे बात करने की? पढ़ लो मुझसे बस, है ना, आपके काम का है। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है। ममता भी नहीं, ममता सुबह वाली क्लास में नहीं आती है। इस निबंध में लेखक ने मानवीयता पर बल दिया है, महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचा है। मुझे नहीं लगता तुम लोग पढ़ने के मूड में हो। अच्छा ही। ममता चुप है ना अब। वो तो मैं पढ़ूंगा भी और पढ़ाऊंगा भी। अच्छा जी। अच्छा, लड़ूंगा, मेरे को लगा पढ़ाऊंगा। लड़ने में माहिर जो है अंकिता। अंकिता ठीक है, कहाँ से आते हैं ऐसे जैसे लोग? मैम पढ़ा दो। पढ़ा रही हूँ, कोई पढ़ नहीं रहा तो क्या करूं मैं? अभी फिर मैं सीरियस हो जाऊंगी, फिर कहेंगे मैम आप हमसे नाराज हो क्या? हे प्रभु। हम, मेरे एक सर होते थे, अगर बच्चे उनको हंसाते थे ना तो कैमरा ऑफ करके हंसने चले जाते थे। अभी मुझे उनकी याद आ रही है। तो उनसे हंसी कंट्रोल नहीं होती थी। उनको कैमरा ऑफ करना पड़ता था, फिर हंसते थे, फिर हंस के फिर से वापस आते थे क्लास में। अच्छा, तुम ये देखा करो कि कौन क्लास को बंक कर रहा है ना? पढ़ाओ इसको, मजदूरी और प्रेम। अच्छा निबंध है ये भी। अशोक के फूल। चलो, बहुत सारा है पढ़ने के लिए। इवनिंग में ही ले पाऊंगी मैं क्लास। किस बात की टेंशन हो रही है? कैमरे के सामने ज्यादा हंसा नहीं जाता ना, इसलिए अब सर की याद आ रही सच में। मजदूरी और प्रेम निबंध को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बातें तो करनी है आप लोगों ने। एग्जाम की टेंशन मत लो। पढ़ाई करो बस। ठीक है। जितना कवर कर सकते हैं करो। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। यह प्रेम प्रेरक है। ये देखो यहाँ पर भी बताया है, निरंतर कर्म करते रहो, टेंशन मत लो। यह प्रेम प्रेरक निबंध है। हम्म। हाल तो चला तू, हाँ। ये लड़की मंत्र जो फूंकती रहती है ना। इस निबंध में सर्वप्रथम लेखक ने हल चलाने वाले किसान के जीवन को प्रस्तुत करते हुए उसे स्वभाव से साधु, त्यागी एवं तपस्वी बतलाया है।
खेत उसकी यज्ञशाला है और वह अपने जीवन को तपाते हुए अपनी मेहनत के कणों को ही फसल के रूप में उगाता है। खेती ही उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते, फूल एवं फल फल में बिखरा हुआ है। खेती की हरियाली ही उसकी खुशी है। मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध है जिसमें निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। अच्छा, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्या? हंसना अच्छा है सेहत के लिए। लेखक ने गडरिये के पवित्र जीवन का निरूपण करते हुए लिखा है कि किस तरह वह खुले आकाश में बैठा ऊन काटता रहता है और उनकी भेड़ें चरती रहती हैं। उनकी आंखों में प्रेम की लाली छाई रहती है और प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में जीवन व्यतीत करता हुआ सदैव स्वस्थ रहता है। वह खुली प्रकृति में जीवन यापन करता है। उसके बच्चे भी अत्यंत शुद्ध हृदय वाले हैं। लेखक ने मजदूर की मजदूरी का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि जो मजदूर कठिन परिश्रम करके सारा दिन काम करता है उसे हम उसके परिश्रम के अनुकूल मजदूरी नहीं देते हैं, है ना? ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि जो मजदूरी करते हैं उनको पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है। यदि कोई अनाथ एवं विधवा स्त्री सारी रात बैठकर किसी कमीज को सीती है और सीते सीते थक जाती है, किंतु पैसों के लोभ में सोती नहीं, अपितु उसे सी कर ही चैन की सांस लेती है, तो उसके इस अटूट परिश्रम की मजदूरी भला थोड़े पैसे में कैसे चुकाई जा सकती है? वास्तव में ऐसा परिश्रम प्रार्थना, संध्या या नमाज से कम नहीं है। मनुष्य के हाथ से बनी हुई वस्तुओं में निश्चित ही उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा निवास करती है। हाथ से जो परिश्रम किया जाता है उसमें एक अद्भुत रस होता है, जीवन रहता है, उसके हृदय का प्रेम रहता है, मन की पवित्रता रहती है, आभा एवं कांति रहती है। मजदूरी और कला का निरूपण करते हुए लेखक ने मशीनों के प्रयोग की भर्त्सना की है और उन्हें मजदूर की मजदूरी छीनने वाली बताया है। किसको? मशीनों को। ठीक है, ध्यान रखना है इस निबंध को, मतलब क्या बताया यहाँ पर। मजदूरी और कला का निरूपण करते हुए लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक ने मशीनों के प्रयोग की भर्त्सना की है और उन्हें मजदूर की मजदूरी छीनने वाली बताया है। मतलब जो अभी मशीनी युग चल रहा है और बहुत सारी फैसिलिटीज जो आ चुकी हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हाथों के जो काम है वो कम हो गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं। और बता रहे हैं कि लोगों से मजदूरी छीन ली है इन मशीनों ने। लेखक तो मशीनों के स्थान पर मजदूरी के हाथ से होने वाले काम को महत्व देता है ना। लेखक किसको महत्व देता है? हाथ से जो काम किया जाता है उसको, क्योंकि मशीनें निकम्मा और अकर्मण्य बना देती है। अगर मशीनों के भरोसे रहता है इंसान तो निकम्मा हो जाता है ना। अभी जब वॉशिंग मशीन को देख लो कि अगर हाथ से कपड़े धुलने में और वॉशिंग मशीन में बहुत अंतर भी होता है ना। हाथ से काम करने से मनुष्य सदैव परिश्रमी, उद्योग एवं पवित्र रहता है। मजदूरी और फकीरी का वर्णन करते हुए लेखक ने इन्हें मानव के विकास के लिए परम आवश्यक बतलाया है। बिना परिश्रमी के फकीरी व्यर्थ है और बुद्धि शिथिल पड़ जाती है। अतः किसी को भी भीख मांगना उचित नहीं, अपितु परिश्रम करके खाना चाहिए। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा का वर्णन करते हुए लेखक ने परिश्रम एवं हाथ से काम करने की प्रवृत्ति एक ऐसी पवित्र दूध की धारा बताया जो मानव हृदय को पवित्र बनाती हुई इससे सच्चे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पश्चिम सभ्यता के एक नए आदर्श का वर्णन करते हुए लेखक ने पाश्चात्य देशों में उस नए मोड़ की ओर संकेत किया जिसके फलस्वरूप पश्चिम में अब लोग मशीन की अपेक्षा मजदूरी को महत्व देने लगे हैं। मशीनों के कारण पूंजीपति पनपा है और मजदूर दरिद्र हुआ है। तो जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है, पूंजीपति लोग हैं जो, वो वो ज्यादा बता रहे हैं, और वो ज्यादा पनपा है वो वर्ग, और जो मजदूर वर्ग था वो दरिद्र यानी कि और गरीब होता चला गया। अंत में लेखक यही सलाह देता है कि जड़ मशीनों की पूजा छोड़कर सचेतन मजदूरों को गले लगाना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए, क्योंकि इसी से मानव कल्याण होगा और समाज समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। अच्छा, और कुछ किसी को कहना हो, कोई एडवाइस हमको देना चाहता है? गाँव जाना है? मैंने रोका है क्या?
मैंने किसी को रोका है? हम्म। छोटा सा है, इसको पढ़ लेते हैं ना। छोटा सा है, 4-5 स्लाइड्स है। मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। पता चल गया इसका सारांश आपको कि क्या है? नेटवर्क तो आप मतलब उड़ के पहुंच जाओगे क्या गांव में? उड़ के पहुंच जाओगे क्या? एक उड़ान भरी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप प्रकट हो गए। हम्म। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंधों में मजदूरी और प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें किसान तथा श्रमिकों को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि बताया गया है तथा श्रम की महत्ता प्रतिपादित की गई है। हल चलाने वाले का जीवन। अब क्या ही कहूं, चलो छोड़ो। हल चलाने वाले तथा भेड़ चराने वाले स्वभाव से सज्जन होते हैं। रोड पर कुछ सुनाई नहीं देता। ईयरफोन है क्या आपके पास? कान में लगा लो, सब कुछ सुनाई देगा। आवाज बढ़ा लेना, ठीक है? ईयरफोन ब्लूटूथ का प्रयोग कर लो, हेडफोन से लगा लो। हेडफोन नहीं है। हेडफोन भी मैं दूं अब? थोड़ा सा पढ़ लो, 4-5 स्लाइड्स हैं, ठीक है? हल चलाने वाले तथा भेड़ चराने वाले स्वभाव से सज्जन होते हैं। वे खेत की हवनशाला में अपने श्रम की आहुति दिया करते हैं। ब्रह्माहुत से जगत पैदा हुआ। किसान अन्न पैदा करने में ब्रह्मा के समान है। ठीक है, ध्यान से। अन्न तथा फलों में उसका ही श्रम दिखाई देता है। वह साग पात खाता है, ठंडे चश्मों और नदियों का पानी पीता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है, जब तप नहीं करता। खेती ही उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। वह पशुपालन करता है। वह तथा उसका परिवार प्राकृतिक जीवन जीते हैं। उसकी आवश्यकताएं सीमित हैं। लेखक को किसान के सरल जीवन में ईश्वर के दर्शन होते हैं। क्या करो घर पर? गडरिये का जीवन। एक बार लेखक ने एक बूढ़े गडरिये को देखा। वह पेड़ के नीचे बैठा ऊन काट रहा था। उसकी भेड़ें वहां चर रही थी। उसके सिर के बाल सफेद थे, किंतु मुंह पर स्वास्थ्य की लालिमा थी। उसका कोई स्थानीय घर नहीं था। जहां जाता था वहीं घास की झोंपड़ी बना लेता था। उसकी स्त्री रोटी पकाती थी। उसकी 2 जवान कन्याएं थी। वे भेड़ चराते समय पिता के साथ रहती थी। उन्होंने अपने माता पिता के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा था। गडरिया पवित्र प्राकृतिक जीवन जीता था। उसकी युवा पुत्रियों की पवित्रता सूर्य, बर्फ और वन की सुगंध के समान थी। वे सभी अपनी भेड़ों की प्रेम पूर्वक देखभाल करते थे। किसी भेड़ के बीमार होने पर चिंतित तथा उसकी सेवा में रत रहते थे। स्वस्थ होने पर प्रसन्न होते थे। वे ईश्वर की वाणी को सुनते नहीं, प्रत्यक्ष देखते थे। इससे उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती थी। लेखक को यह देखकर अच्छा लगता है कि अनपढ़ लोग ही ईश्वर को साक्षात देख पाते हैं। पंडितों के उपदेश निरर्थक हैं। पुस्तकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान अपूर्ण है। गडरी के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। अच्छा। मजदूर की मजदूरी। दिन भर श्रम करने वाले को मजदूरी कुछ पैसों में नहीं दी जा सकती। मजदूर के शरीर के सभी अंग ईश्वर के बनाए हैं और पैसे जिस धातु के बने हैं वह भी ईश्वर ने बनाए हैं। अन्न, धन एवं जल भी ईश्वर की देन है। मजदूर की मजदूरी प्रेम सेवा से दी जा सकती है। एक जल्दसाज ने लेखक की एक किताब की जिल्द बनाई थी। वह उसका आमरण मित्र बन गया। पुस्तक उठाते ही लेखक के मन में भरत मिलाप का आनंद आने लगता था। एक अनाथ विधवा के एक अनाथ विधवा ने गाड़े की कमीज रात भर जागकर सिली। भूखी दुखी वह विधवा थक कर रुक जाती, फिर हे राम कहकर सीने लगती है।
इस कमीज में उसके सुख दुख और पवित्रता मिली हुई है। इस कमीज को पहनकर लेखक को तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलता है। यह उसके शरीर का नहीं, आत्मा का वस्त्र है। ऐसा श्रम ईश्वर की प्रार्थना है। प्रार्थना शब्दों में नहीं होती। ऐसी प्रार्थना ईश्वर तत्काल सुनता है। प्रेम मजदूरी मनुष्य के हाथों से हुए कार्यों में उसकी आत्मा की पवित्रता मिली होती है। राफेल के बनाए हुए चित्रों में कला कुशलता के साथ उसकी आत्मा दिखाई देती है। उसकी तुलना में कैमरे से खींचे फोटो निर्जीव लगते हैं। अपने हाथ से उगाए आलू में जो स्वाद आता है वह डिब्बाबंद चीजों में नहीं आता। जिन चीजों में मनुष्य के हाथ लगते हैं उनमें उसकी पवित्रता तथा प्रेम मिल जाता है। प्रिय सूखा 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 खाने से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। उसके द्वारा लाए गए पानी में प्रेम का अमृत मिश्रण है। उसकी इस प्रेम और त्याग भरी सेवा का बदला लेखक नहीं दे सकता। वह सुबह उठती है, आटा पीसती है, गाय का दूध निकालती है, मक्खन निकालती है, चूल्हे पर रोटी बनाती है। पूर्व दिशा की लालिमा से अधिक आनंददायी नहीं लगती है। वह रोटी नहीं, अमूल्य पदार्थ है। ऐसा संयमपूर्ण प्रेम ही योग है। मजदूरी और कला। श्रम आनंद देने वाला होता है। उसको रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता। श्रम करने वाले की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं, मनुष्य की अनमोल आत्मा में मिलता है। मनुष्य और उसके श्रम का तिरस्कार नास्तिकता है। बिना श्रम, बिना हाथ के कला कौशल, विचार और चिंतन बेकार है। दान के धन पर आराम से रहने से धर्म में अनाचार फैलता है। हाथ से काम करने वाला मजदूर ही सच्चा महात्मा और योगी है। आराम अवलंबी क्या है, आराम तलबी से जीवन तथा चिंतन में बासीपन आ गया है। मशीनी सभ्यता मनुष्य को नष्ट कर देगी। नई सभ्यता श्रमिकों के श्रम से ही फलेगी फूलेगी। मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का संयोग मानवता के विकास के लिए आवश्यक है। बिना परिश्रम फकीरी भी बासी हो जाती है। प्रकृति में नित्य नवीनता है। उसकी उपेक्षा कर बिस्तर पर पड़े पड़े बिना हाथों से श्रम किए चिंतन करना ठीक नहीं है। साधु सन्यासी श्रम करेंगे तभी उनकी बुद्धि निर्मल होगी। श्रम में एक नए ईश्वर के दर्शन होते हैं। श्रम ही ईश्वर का भजन है। मनुष्य को धातु से नहीं खरीदना चाहिए। प्रेम, सेवा और समानता के व्यवहार में उसकी आत्मा को अपना बनाना चाहिए। सभी मनुष्य आपस में भाई बहन हैं। वे एक ही पिता के संतान हैं। यह सारा संसार एक ही परिवार है। मजदूरी निष्काम कर्म है। उसमें स्वार्थ का अभाव है। मजदूरी और फकीरी अभिन्न है। जॉन ऑफ आर्ट, टॉल्स्टॉय, उमर खयाम, खलीफा उमर, कबीर, रैदास, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण आदि का जीवन श्रमपूर्ण चिंतन का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया है आपका मजदूरी और प्रेम। और अब देखेंगे कल सुबह की क्लास में ना, कल सुबह की क्लास में संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह। ठीक है, अब जिसको जहां जाना है वो जा सकता है बेझिझक। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? क्लास इज ऑसम, थैंक यू वेरी मच। चले, तुम पागल हो। ठीक है, सबको बाय बाय। मैं एंड करती हूँ क्लास। कौन कौन है? मेघा, अंकिता, ममता, SS, अंशिका, पूनम, नेहा और अंकिता। ठीक है, टेंशन मत लो, सभी पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। और नोट्स अभी अपलोड नहीं किए हैं ना उपन्यास वाले, तो शाम को फ्री नहीं हो पाऊंगी, थक जाती हूँ संडे को। अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर अपलोड कर दूंगी शाम को नोट्स, है ना। तो बाकी पढ़ाई करो अच्छे से सभी। और अब कौन आ गया जाते जाते? एक महान पुरुष, खुशी। चले, एंड करते हैं। बाय बाय सबको, टेक केयर। कल सुबह वाली क्लास में मिलेंगे अगले निबंध के साथ। और अब दो चार निबंध बचे होंगे, देख लेते हैं उनको, फिर उसके बाद हम अगली यूनिट पे जाएंगे। यूनिट 3 और 4 अभी हमारी बची है। एक का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना है, उसको भी देख लेंगे, है ना। तो ठीक है सबको, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।